नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका, जय भीम साथियों। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर व्यक्ति विशेष एमए, पीएचडी, एमएससी, बैरेटला, डीएससी, एलएलडी, डीलिस्ट, 9 भाषा का जानकार, 32 डिग्रियों के साथ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। दोस्तों, बाबा साहब के ये 6वें एपिसोड पर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे बाबा साहब की राजकीय कारकिर्दी। बाबा साहब ऐसी शख्सियत हुए, बाबा साहब
ये ऐसे शख्सियत हुए कि सामाजिक, धार्मिक, राजकीय न कोई हाथ पकड़ सका, न कुछ। हर पक्ष आज ही बाबा साहब की तस्वीर रखी जाती है। भारत देश के ऐसे एकमात्र पात्र है कि जिसे हर पक्ष, फिर वो कांग्रेस रहे, बीजेपी रहे, आरएसएस रहे, समाजवादी रहे, ममता बनर्जी का रहे, बीएसपी का रहे, या कोई भी पक्ष रहे, बाबा साहब की तस्वीर रखना ही पड़ता है। पिक्चर में अगर पिक्चर साउथ का बताते हैं या महाराष्ट्र का बताते हैं तो पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में, खास करके कोर्ट में बाबा साहब की फोटो लगाई जाती है। जितने बौद्ध भारत के लोग हैं, बाबा साहब की तस्वीर अपने घर में रखी जाती है। तो बाबा साहब ने तो तिरंगी झंडा दिया। बाबा साहब तिरंगी झंडे के लिए अशोक चक्र दिया। बहुत बार टीवी में ये बातें न बताते हुए तिरंगी झंडे का महत्व बताते हैं, लेकिन जिस तरह से तिरंगी झंडा समिति के पदाधिकारी होने के बाद वहां से चक्र हटाकर, वो चक्र कांग्रेस का है, उसको हटाकर, यानी गांधी की महत्वशाली प्रणाली को हटाकर बाबा साहब ने अशोक चक्र दिया। और उसके लिए यहाँ तक के कि मैं संविधान नहीं लिखूंगा, अशोक चक्र नहीं आया तो दुनिया का एकमेव झंडा है जो बहुत ललकारता है और बड़ा सुंदर दिखता है, अशोक चक्र 24 आर्य से। फिर अशोक चक्र का क्या अर्थ है, क्या है, इसके बारे में भी अपन जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आज बाबा साहब की राजकीय कारकिर्द क्या थी, हम इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर राजनीति तज्ञ थे। उन्होंने भारतीय इतिहास में उस जमाने में जब कोई पक्ष नहीं था, उस जमाने में कांग्रेस को ललकारते हुए, कांग्रेस में ही घटना समिति के पदाधिकारी होने के बाद एक खुद का पक्ष था और इसलिए उनको राजनीति तज्ञ करके पहचाना जाता है। बाबा साहब ईस्वी सन 1919 से सामाजिक और राजकीय क्षेत्र में अपना काम करना शुरू कर दिया, तो 1956 तक के अपने राजकीय पद में नियुक्त किए गए। मुंबई विधान परिषद के सदस्य 1926 तो 1937 दिसंबर 1926 में मुंबई गवर्नर हेनरी स्ट्वेल ने लॉरेंस, इन्होंने मुंबई विधान परिषद में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल सदस्य करके उनकी नियुक्ति की। हर बार, कई बार आर्थिक विषय पर भाषण देना और 1936 में मुंबई विधान परिषद में सदस्य हुए, सादी बात नहीं है। 1936 में वो मुंबई विधान परिषद के सदस्य हुए। अस्पृश्य का समाज को कोई भी राजकीय अधिकार नहीं होने के कारण भी ईस्वी सन 1930 में लंदन में जो पहला गोलमेज परिषद था, अस्पृश्य प्रतिनिधि करके उनको आमंत्रित दिया गया। उस परिषद में भारतीय अस्पृश्य की परिस्थिति का आवाज उठाने वाला, अस्पृश्य के निर्मूलन को नष्ट करने की मांग करने वाला, इस देश में कुत्ते को, बिल्ली को, गैया को, सभी को वैल्यू है, पेड़ को वैल्यू है, पत्थर को वैल्यू है, लेकिन अपने समाज का एक आदमी को डिप्रेस क्लास करके, अनटचेबल क्लास करके मानने वाला ये समाज, मनुस्मृति, उस मनुस्मृति को, उसकी निर्मूलन, नष्ट करने की वाली बातें उठाने वाला आवाज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर था।
उन्होंने पहले और दूसरे गोलमेज परिषद में अस्पृश्य को मूलभूत हक का जाहिरनामा तैयार किया और अल्पसंख्यक के लिए निम्न वाले समिति का सादर किया। उस जाहिरनामा में अस्पृश्य के स्वतंत्र मतदार संघ की मांग ने की और उस जाहिरनामा में ब्रिटिश सरकार ने मान्य किया। ये बहुत बड़ी बात थी। परंतु महात्मा गांधी, इन्होंने स्वतंत्र मतदार संघ के संकल्पना के प्रखर विरोध किया। महात्मा गांधी आगरी उपासक उपोषण करके, नाटक करके लोगों के सामने अपने कार्य करते थे। आज बहुत सारे लोग समाज में महात्मा गांधी की एक्शन कर कर, अन्ना हजारे रहे और बहुत सारे लोग रहे, उपोषण करके, नाटक करके, और ये नाटक के कारण इस देश की गहराई नष्ट होने गई। ये भारत देश सोने का चिड़िया था। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज उपोषण, हर बात में उपोषण, और इतना ही नहीं, उपोषण में तोड़फाड़, बसें जलाना, रेलवे जलाना, ये कहाँ का कानून है? हमारी संपत्ति को हम नष्ट करते हैं, ये उपोषण है। महात्मा गांधी, आपने उपोषण की शुरुआत की। आपके इस बातों को हम धिक्कार करते हैं, दिल से धिक्कार करते हैं। स्वतंत्र मतदार संघ के संकल्पना का गांधी जी ने विरोध किया और इसलिए पुणे में एरवेड़ा कारागृह में उन्होंने बाबा साहब के अपोज में उपोषण किया। ये कम राष्ट्र की ताकत है क्या, जो कांग्रेस के बनाने वाले महात्मा गांधी बाबा साहब के अपोज में उपोषण करते हैं? ये कोई सादी बात नहीं है। स्वतंत्र मजदूर पक्ष और मुंबई सभा के सदस्य, विरोधी पक्ष नेता 1937 और 42, कोई भी समाज को इस देश के सर्वसामान्य जनता के जीवन मार्ग का राजकीय परिस्थिति में घड़ाने वाला नहीं होता है। राजकीय सत्ता जनता की आकांक्षा के मूर्त रूप देते हैं। वो उनके हाथ में और उनकी आशा आकांक्षा को मूर्त रूप देने की संधि प्राप्त होती है। सत्ता, और उसी से सत्ता बनती है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जानते थे, इस देश को कांग्रेस पक्ष के नेतृत्व में भांडवलवाद, जमीनवाद, ब्राह्मणवाद इनके हाथ में है। राजकीय सत्ता उन्हीं के हाथ में जाएगी। यहाँ का अनटचेबल समाज, कष्टकरी समाज, गुलामों को गुलाम करके जिएगा। ऐसे बाबा साहब को समझ आ गई थी और इसलिए उन्होंने लोकशाही मूल्यांकन पर आधारित रहने वाला स्वतंत्र मजदूर पक्ष, स्वतंत्र मजदूर पक्ष बाबा साहब ने स्थापन किया। अस्पृश्य वर्ग के स्वतंत्र राजकीय प्रस्तापित करने के लिए बाबा साहब ने 1937 में स्वतंत्र मजदूर पक्ष की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी स्थापना की। 17 फरवरी 1937 में मुंबई इलाके में प्रांतीय विधानसभा निवडणूक में उन्होंने 17 और 15 उम्मीदवार चुन के लाए। 15 उम्मीदवारों को 13 स्वतंत्र मजदूर पक्ष के, 2 ये स्वतंत्र मजदूर पक्ष के उन्होंने पार्टीमा लेकर उम्मीदवारी दी। पक्ष को मिलने वाला एस सर्वाधिक था, सादी बात नहीं थी। बाबा साहब ने मुंबई विधानसभा के सदस्य आमदार करके उनकी निवडणूक हो गई, चुने गए। सन 1942 तक वो विधानसभा के सदस्य रहे। दरम्यान मुंबई विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता करके चुन के आए। सादी बात नहीं थी दोस्तों। मुंबई विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता करके चुन के आए। 1937 में
मुंबई विधानसभा के निवडणूक में बाबा साहब के विरुद्ध कांग्रेस में पहला दलित क्रिकेटर बाड़ू पालवनकर को मैदान में रखा। मेरे साथियों, कांग्रेस में रहने वाले हर लोग, बाबा साहब की अपोज में कांग्रेस ने एक सादा क्रिकेटर बाड़ू पालवनकर मैदान में उतार दिया। ध्यान में रखो ये नाम, बाबा साहब के अपोज में पहला बाड़ू पालवनकर, इसको खड़ा किया गया। और ये बाड़ू पालवनकर को खड़ा करने वाला कोई नहीं, एक नहीं था, वो था वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने आग्रह किया कि बाबा साहब के अपोज में बाड़ू पालवनकर को खड़ा किया जाए। कितनी बड़ी गद्दारी बात थी ये वाली। और ये निवडणूक बड़ी खतरनाक हुई। बाबा साहब को 13,245, 13,245 और बाड़ू को 11,235 मतें मिली। इस निवडणूक में पाना राजपूत भी खड़े थे। पूरे करार में दक्षिण के सामाजिक एसपी राजा और बाड़ू पालवनकर, इनकी महत्व की भूमिका थी। नेहरू और बोस इनसे पहली बार मुलाकात लिया। अक्टूबर 1939 में बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू इनकी मुलाकात ली और 22 जुलाई 1940 में मुंबई में सुभाष चंद्र बोस, इनको भी बाबा साहब मिले। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और ब्रिटिश भारत के केंद्रीय मजूर मंत्री 1942 और 1946 अपने राजकीय पक्ष के राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए सर्व अनुसूचित जाति इस पक्ष के झंडे के नीचे लाने वाले ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित महासंघ की जाति महासंघ की, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की ईस्वी सन 1942 में स्थापना की। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सामाजिक राजकीय संगठन और संस्था का प्रमुख उद्देश्य दलित शोषित समाज के हक के लिए मुहिम की एक बातें थी। ईस्वी सन 1942 में संरक्षण की सलाहकार समिति, वाइस राय की राजकीय समिति, कामगार मंत्री, मजूर मंत्री करके उन्होंने काम किया। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1946 वाइस राय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, कार्यकारी मंडल में, अर्थात ब्रिटिश भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री करके काम किया। उन्होंने कामगार के खाते, ऊर्जा खाते, पाट बंधारे, इस तरह से काम उन्होंने किया। बाबा साहब का आखिरी संदेश बहुत खतरनाक था दोस्तों। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिंदे पर में उनका प्रचंड जन समुदाय बढ़ने लगा। बाबा साहब ने महापरिनिर्वाण पे उनके चाहतों का बाबा साहब आम्बेडकर, इनके वैचारिक भूमिका के अनुसार बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वीकारा था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर चाहतों का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया। और कार्यकर्ते बाबा साहब के बहुत मजबूत होने लगे। बाबा साहब सामाजिक विचार का चाहता वर्ग तैयार हो गया। बाबा साहब के राजकीय विचार का चाहता वर्ग तैयार हो गया। बाबा साहब का आम्बेडकरी विचार का चाहता वर्ग तैयार हो गया। बाबा साहब के बौद्ध धम्म विचार का चाहता वर्ग तैयार हो गया। और ये चार ही विचारवंतों को चाहते क्या बाबा साहब आम्बेडकर ने वैचारिक भूमिका से अपने वैचारिक भूमिका दूर करने के लिए कमर कस ली। मात्र ये चार ही चाहतों ने आपस में सामंजस्य होना आवश्यक था, परंतु और लोगों ने खुद को कर्मठपने
अपने भूमिका को बांध के रखा है। इतना ही नहीं तो इस चाहते वर्ग ने वैचारिक भूमिका निभाई और आज भी बाबा साहब का चाहता वर्ग इतना खतरनाक है कि वो सिर्फ कुर्सी को नहीं, बाबा साहब के विचार को चाहता है, बाबा साहब के तत्व को चाहता है, बाबा साहब के समता बंधुत्व स्वतंत्र इन बातों को चाहता है, घटना को चाहता है। आज के डेट में इन चारों वर्ग को, बाबा साहब के सामाजिक विचार को चाहता वर्ग, बाबा साहब के राजकीय विचार का चाहता वर्ग, बाबा साहब के आम्बेडकर का विचार का चाहता वर्ग, बाबा साहब के बौद्ध धम्म का विचार का चाहता वर्ग आज इसमें दुरना आ गया और इसी को नष्ट करने के लिए हमारे लोग कांग्रेस में गए, आज भी कांग्रेस में हैं। लाल दिवे के एक गाड़ी के लिए आज समाज को बेच डाले और एक कुर्सी पकड़कर सिर्फ अपना घरजन का उद्धार किया। हम तुच्छ बोलते हैं उन लोगों को जिन्होंने बाबा साहब के वैचारिक विचारों को, सामाजिक राजकीय आम्बेडकरी बौद्ध धर्म के विचार का नष्ट किया। आज किसको बौद्ध किए जाए और किसको बौद्ध नहीं, यही समझना मुश्किल है। जिस बौद्ध के तत्व को, पांच तत्वों को हम बौद्ध है बोलने की ताकत इस समाज में नहीं रही। ये समाज कुर्सी के लिए भटकने लगा, सैराट होने लगा। सैराट पिक्चर के समान कहानी इस पिक्चर की हो गई। बाबा साहब आम्बेडकर का वैचारिक संघर्ष झगड़ा करते हुए 16 साल में भारतीय नागरिक का हक अधिकार मिला दिया। ये संघर्ष करते हुए अनेक पक्ष से हाथ मिलानी करके स्वतंत्र अस्तित्व उन्होंने खड़ा किया। अपना शत्रु कौन, अपना मित्र कौन, बाबा साहब ने इन बातों को ध्यान दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान सभा के और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल कांग्रेस के साथ में थे। बाबा साहब ने कांग्रेस पक्ष, ये चढ़ता हुआ घर है, खतरनाक है, आग है और आग में हाथ डालना अच्छी बात नहीं है। आज भी हमारे लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने घर भरने के लिए कांग्रेस पक्ष में जाते हैं, अपना नाम कमाए। नाम लेना अच्छी बात नहीं दोस्तों। आजू बाजू में हमारे लोग हैं, उनको थोड़ा दर्द होता है, लेकिन कांग्रेस पक्ष, बाबा साहब ने कहा ये जलता हुआ मकान है और हम उसी मकान में घुसते हैं और जब हम घुसते हैं तो हमारी राख होना तय है। ये वैचारिक भूमिका से उन्होंने अस्तित्व में शंका होने लगी। चिकल और भाष और पाषाण के उदाहरण देते हुए विसर्जन की बातें उन्होंने की और खास करके बता दिया, ठनक करके बता दिया, मेरे लोगों, कांग्रेस कांग्रेस पक्ष ये जलता हुआ घर है और इस जलते हुए मशान में हमें जाना कल के लिए धोखा है। इसलिए बाबा साहब ने कहा, मेरे लोगों, मैं ये काफिला कई दिन से मेहनत करके यहाँ धीरे धीरे बड़े मेहनत से यहाँ तक लाया हूँ और एक काफिला ऐसा ही आगे ढकलने वाली बातें मैं करता हूँ। मेरे चलते हुए रास्ते पर कई अड़थड़े आएंगे और आना तय है, लेकिन मेरे साथियों, मेरे चलते हुए रास्ते पर आप चलो। संकट तो आना है, लेकिन इधर उधर न ढकलते हुए सम्मान के और प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने के लिए मेरे विचार आपको काम में आएंगे। मेरे लोगों, मेरे सहकारी काफिला आगे बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आप असमर्थ हैं, कम से कम उसे उसी जगह रहने दो, उसको पीछे मत करो। ये मेरा अशोक चक्र पीछे मत करो, ये संदेश बाबा साहब ने दिया और उनका ये आखिरी संदेश था। और जाओ मेरे लोगों, जाओ मेरे लोगों, सुनो सुनो, ये जलता हुआ कांग्रेस बहुत खतरनाक चीज है।
जलते हुए मकान में मत जाओ, कपड़े भी जल जाएंगे, शरीर भी जल जाएगा, तुम्हारी राख हो जाएंगे, और ना अस्थियाँ दिखेगी ना कुछ दिखेगा, खंजर हो जाओगे। तो आप ही सोचो कि आपको क्या करना है। बाबा साहब का यह आखिरी संदेश था। मंगलवार दिनांक 31 जुलाई 1956 को बाबा साहब आम्बेडकर ने वैचारिक वारसादार बाबा साहब आम्बेडकर के आखिरी संदेश दिया, और उसी दिन डॉक्टर बाबा साहब ने स्विस सहायक माननीय नामाचंद ऋतु इनको पकड़ के यह आखिरी संदेश उन्होंने किया। मेरे साथियों, बाबा साहब को कामगार मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पाटबंधारे मंत्री बाबा साहब ने आधुनिक भारत के उभारने के लिए महत्व के काम किए। कामगार, पानी, बीज के संबंध में बाबा साहब ने अनेक काम किए। आज के लोग अगर मंत्री बनते हैं, बाबा साहब कैबिनेट मंत्री रहने के बाद, कायदे मंत्री रहने के बाद, जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब गए तो उनकी बॉडी लाने के लिए, उनका निर्माण पर बाबा साहब के घर में 5 पैसे नहीं थे। ये ईमानदारी थी। और आज के मिनिस्टर के यहाँ हजारों कोटि रुपए चपड़ते हैं। ये इनकी बेईमानी है। और ऐसे भ्रष्टाचार कांग्रेस में जाने वाले लोगों को, इनको अगर जेल में अगर डालते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। मेरे साथियों, बाबा साहब का वो काम महान काम था। कामगार मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पाटबंधारे मंत्री के बाबा साहब ने किए हुए काम, और बाबा साहब के साथ में हम लोग उनके साथ में खुद को जोड़ते हैं, उनके साथ में उनकी बातों को हम अपने बरोबरी को लेते हैं। तो जड़ते मकान में जलने वाले, खुद को कोयला बनाने वाले बाबा साहब का नाम लेना तेरे को जचता नहीं, और तू उस एबिलिटी का नहीं जो दारू पीता है, वे विचार करता है, लोपर है। अरे वो मिनिस्टर बनकर भी क्या फायदा, समाज को लोपर बनाएगा, दारू वाला बनाएगा। पहले चरित्र अच्छा करो, प्रज्ञा और शील से जियो। शील बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शील नहीं तो राजकीय मंत्री बनने के बाद जड़ते हुए कोयले के समान तुम्हारी राख बनेगी। ये बात भी ध्यान में रखना, ये बात दूर नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत की स्वतंत्र लड़ाई में भाग लिया, सक्रिय भाग लिया। पाकिस्तान की मांग नहीं करने वाले मुस्लिम लीग के लाहौर ठहराव के 1940 में अनुसरण के आम्बेडकर बाबा जी ने थॉट एंड पाकिस्तान पर अपने विचार रखे। 400 पान की किताब लिखकर बाबा साहब ने पाकिस्तान की संकल्पना का विचार किया। मुस्लिम लीग के मुसलमान की भारत देश में पाकिस्तान की मांगने पर टिका किया। गांधी जी ने तो पाकिस्तान दे दिया, बाबा साहब ने टिका किया। इसलिए बाबा साहब और गांधी में बहुत फर्क है। गांधी धोती पहनते थे, बाबा साहब कोट पहनते थे। गांधी के विचार धोती के समान थे, और बाबा साहब के विचार उच्च कोटि के समान थे, उच्च कोटि के समान थे, उच्च कोटि के समान थे। प्यारे दोस्तों,
खेलो रमी जीतो मनी, विंजो पर रमी जैसे 100 से भी ज्यादा गेम्स।
संविधान सभा के सदस्य 1946 ते 1950 बाबा साहब ने स्थापन किए हुए राजकीय पक्ष ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1946 में भारतीय संविधान सभा के हुए निवडणूक में उत्तम कामगिरी करने के बाद बाबा साहब ने मुस्लिम लीग की सत्ता बंगाल प्रांत में आज के बांग्लादेश में मतदान संघ से संविधान सभा से चुन के आए। अगस्त 1947 में बाबा साहब ने राज्य घटने की मसूदा समिति के अध्यक्ष बने, उनकी नियुक्ति हुई और अध्यक्षता में तैयार किए हुए भारत के राज्य घटना में 26 जनवरी 1950 में अमल में आई। भारत के राज्य घटना के निर्मित में उनका बहुत बड़ा योगदान है, वही है और इसलिए उन्हें भारतीय राज्य घटने का शिल्पकार कहते हैं। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद नेहरू ने मंत्रिमंडल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कायदा और न्याय मंत्री करके उनकी नियुक्ति की। मात्र संसद में रखे हुए हिंदू कोड बिल पर उनका विरोध हुआ और नेहरू ने मंत्रिमंडल से उन्होंने राजीनामा दिया। मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, मेरे भारतवासियों, है कोई आदमी कैबिनेट मिनिस्टर का राजीनामा देता है, कायदे मंत्री का, तो वो है एक ही नाम, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। भारत के केंद्रीय कायदा और न्याय मंत्री 1947 और आज के जो न्याय मंत्री बनते हैं उनके हमको तो 80 साल 70 साल होने के बाद शर्म आती है, उनको कायदा नहीं समझता। और जो इसलिए बाबा साहब ने कहा राज्य घटना कितनी भी अच्छी हो और चलाने वाले गधे हैं तो गधा ही बनेगा, और चलाने वाले राजघटना कितनी भी बेकार हो, चलाने वाले अगर घोड़े हैं तो वो घोड़े के समान चलाएंगे। आज 9वीं नापास, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास स्कूल कॉलेज चलाने वाले खासदार आमदार बनते हैं। दोस्तों, जिसको विधि नहीं समझती, जिसको कायदा नहीं समझता, वो विधिमंडल में जाता और कायदे बनाते हैं। और नाचार और लाचार लोग स्वतंत्र आमदार बनने के बाद मेरे को मंत्री बनाना हो, 10वीं नापास, 12वीं बड़े मुश्किल से पास, सेंट्रल मिनिस्टर में जाते हैं और कायदे मंत्री बनते, समाज कल्याण मंत्री बनते हैं। तुच्छ है इस बातों को। शिक्षण का धज्जा उड़ा दिया इन लोगों ने, बड़े पक्षों ने शिक्षण का धज्जा उड़ा दिया। हाथ खड़े करने वाले लोग चुन के आते हैं, हाथ खड़े करने वाले खासदार आमदार बनते हैं। कैरेक्टर की कोई बात ही नहीं, हजारों कलम से कैरेक्टर में खराब हुए हुए लोग इस देश के मंत्री बनते हैं। इस बात का दर्द है। जेल में रहने के बाद में भी गुंडेगिरी लोग चुन के आते हैं। ये कायदा हुआ इस देश का और ये दर्द हुआ इस बात का। फिर कैसे गरीबी नष्ट होगी? 10वीं नापास, 12वीं पास विधानसभा में जाते हैं, कायदे की बातें करते हैं। अरे जिसको कायदे का एक अनुभव नहीं और वो कायदे मंत्री अगर बनता है और समाज कल्याण मंत्री बनता है तो बड़ी दर्द की बात है, बहुत दर्द की बात है, बहुत दर्द की बात है। भारत के केंद्रीय कायदा मंत्री, न्याय मंत्री 1947 और 1951 में बने बाबा साहब आम्बेडकर। और फिर क्या बताए।
भारत के केंद्रीय कायदा और न्याय मंत्री 1947 और 1951 तक के बाबा साहब रहे। ब्रिटिश संसद के भारत के स्वतंत्र ठहराव 15 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया। 3 अगस्त 1947 को भारत के मंत्रिमंडल में उनका नाम जाहिर हो गया। बाबा साहब आम्बेडकर ने कायदे और न्याय मंत्री करके नियुक्ति हुई और उसके बाद बाबा साहब ने संविधान समिति के अध्यक्ष और कायदा और न्याय मंत्री और दुहेरी जवाबदारी बाबा साहब पर गिरी। कौन सी दुहेरी जवाबदारी? तो संविधान समिति के अध्यक्ष और फिर कायदा और न्याय मंत्री के दोनों पद बाबा साहब ने स्वीकार। मेरे साथियों, 15 अगस्त देश स्वतंत्र हो गया। पंतप्रधान नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कायदे मंत्री करके बाबा साहब ने शपथ ली। बाबा साहब आम्बेडकर ने सितंबर 1947 में अक्टूबर 1951 तक के इस पद पर रहे। मुंबई के वकील के संस्था में 6 अगस्त 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के मंत्री करके उनका सत्कार हुआ। बाबा साहब ने 27 सितंबर 1951 में अपने मंत्री पद का राजीनामा पंतप्रधान नेहरू को दिया और वो दिन हम याद में रखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, इस दिन को हमने याद रखना चाहिए। और 1 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने नेहरू को लेटर भेजा और विनती की कि 6 अक्टूबर 1951 को लोकसभा में मैं राजीनामा का निवेदन करते तक राजीनामा का तकुब समझा जाता है। 4 अक्टूबर 1951 में नेहरू ने बाबा साहब को विनती की और बाबा साहब ने उनके विनती को महत्व दिया। 6 अक्टूबर 1951 को रोज को सवेरे 10 से 11 बजे दरमियान लोकसभा में बाबा साहब ने राजीनामा निवेदन प्रस्तुत किया, परंतु लोकसभा में उपसभापति अनंत शयनम अयंगार इन्होंने शाम के 6 बजे तक के निवेदन रखने का आदेश दिया। और बाबा साहब को ये बातें नहीं पटी और बाबा साहब अन्यायकारक ये बात रखते हुए बाबा साहब ने गुस्से में लोकसभा के बाहर निकल गए। लोकसभा में उन्होंने राजीनामा की लिखित निवेदन वर्तमान पत्र के प्रतिनिधि को दिया और निवेदन को बाबा साहब ने अपना राजीनामा प्रस्तुत किया। वो है बाबा साहब, वो हमारा बाबा साहब है, बाप का बाप है, कभी डरा नहीं बाबा साहब। और हम एक पद के लिए भीख मांगते हैं, भिखारी बन गए। की बाबासाहेब म्हणतात मी पाहिजे तेवढा पैसा साठवू शकलो असतो. काय म्हणतात बाबासाहेब? मी पाहिजे तेवढा पैसा साठवू शकलो असतो. अरे त्या स्वप्न सुंदरीला मी माझ्या इशाऱ्यावर नाचवू शकलो असतो. हिरे मोती माणिक या बिछाण्यावर मी लोळू शकलो असतो. पण माझ्या समाजाला मी वाचवू शकलो नसतो. माझ्या समाजाला मी वाचवू शकलो नसतो. अरे समाजाच्यासाठी तुझं रक्त वाहू दे. अरे समाजाच्यासाठी तुझं
क्या बात है। राज्यसभा का सदस्य 1952 में और 56 में बाबा साहब आम्बेडकर ने, बाबा साहब ने, हमारे बाबा साहब ने 1952 में पहली ये भारतीय लोकसभा निवडणूक बॉम्बे उत्तर से लड़ी और वहां माजी सहायक कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार नारायण सदोबा काजरोडकर, इन्होंने बाबा साहब को हराया। तो कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया दोस्तों, कांग्रेस ने बाबा साहब को हराया, भंडारे से भी हराया और हर जगह से हराया। तो हम कांग्रेस के गुलाम हैं। कुर्सी के लिए कांग्रेस में जाने वाले लोगों, सुनो इस बात को। कांग्रेस पक्ष ने जिस कांग्रेस को बाबा साहब ने घटना लिखने को दिया, बाबा साहब ने संविधान बनाया। शायद बाबा साहब ने अगर सोचा रहता, संविधान में एक कलम डाल दिया रहता कि जिसने कायदे बनाया, जो पहला कायदे मंत्री हुआ, वो आजीवन मरते तक लोकसभा का सदस्य रहेगा। बाबा साहब को हराने वाले कांग्रेस, नारायण सदोबा काल जोड़कर, तूने तो पराभूत किया लेकिन तेरा नाम कोई जानता नहीं। तुमसर के गली में तेरा नाम जानता नहीं, सिर्फ सच्चिदानंद को लेकर जानता है, क्योंकि तू उसका दुश्मन है, तू उसका दुश्मन है। और फिर पूर्व निवडणूक में लोकसभा में प्रवेश करने का प्रयत्न किया, परंतु तीसरे स्थान पर रहे बाबा साहब आम्बेडकर। अरे ये भारत है, ये भारत में बाबा साहब को भी कई बार हराया। कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार ने विजयी हो गया। सन 1957 में दूसरे स्वतंत्र लोकसभा के निवडणूक में बाबा साहब का निधन हुआ। बाबा साहब कितने दुखी हुए होंगे। 6 दिसंबर को बाबा साहब को लगा, कांग्रेस तूने मुझे हराया, 2 बार हराया। हारते हुए कांग्रेस को, और हम घुसते हैं वही जलते हुए मकान में। प्यारे दोस्तों, भीख मांगे चलेगा, रोटी नहीं रहेगी चलेगा, लेकिन जलते हुए मकान में मत जलो मेरे साथियों, मत जलो। बाबा साहब आम्बेडकर ने 2 मुदत के बाद भारतीय संसद में, वरिष्ठ सभागृह में, राज्यसभा में मुंबई के प्रतिनिधित्व मिला। राज्यसभा का सदस्य करके उनको पहले कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1957 के दरमियान दूसरा कार्यकाल मिला। 3 अप्रैल 1956 और 2 अप्रैल 1962 दरमियान मिला। दूसरे कार्यकाल में मुदत के बाद 6 दिसंबर 1956 में उनका निधन हुआ। उनका निधन हुआ दोस्तों, उनका निधन हुआ। वाटेत लेकरू हातात झाडलं ड्रायव्हर शेणाची पाटी कपडानं लतर घरगट भत्ता फजिती होती माय मोठी और बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 में चले गए दोस्तों, चले गए, चले गए। समाज समाज अछूत का अछूत रह गया। जरी संकटाची काळ रात होती, जरी संकटाची काळ रात होती, तरी भीमराया तुझी साथ होती. तुझी साथ होती
रात होती. प्रकाशात माझी पिढी नाच होती. प्रकाशात माझी पिढी नाच होती. चालवीत होते प्रकाशाचे गोळे, चालवीत होते तुझे दोन डोळे. प्रकाशाचे गाणे मनी गात होती, अशी फौज माझी पुढे जात होती. अशी फौज माझी पुढे जात होती. अशी फौज माझी पुढे जात होती. गणतीच माझी गुलामात होती, जिंदगीच माझी सलामात होती. ओढलीच पायी गुलामीची बेडी, अशी झुंजणारी तुझी जात होती. अशी झुंजणारी तुझी जात होती. अशी झुंजणारी तुझी जात होती. मला दाबलेली तुझी पायवाटा, झाली आता ती विकासाची वाट. पदे आज भारत, कालची तुझी ती पेरणी उद्याच्या विकासात होती. पेरणी उद्याच्या विकासात होती. पेरणी उद्याच्या विकासात होती. जरी संकटाची काळ रात होती, जरी संकटाची काळ रात होती, तरी भीमराया तुझी साथ होती. तरी भीमराया तुझी साथ होती. तरी भीमराया तुझी साथ होती. और हमारे से बाबा साहब चले गए। साथियों, बाबा साहब चले गए। बाबा साहब चले गए मेरे साथियों, चले गए बाबा साहब। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बाबा साहब आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बर्खास्त किया और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्थापन करने की घोषणा की 1956 में। और ये पक्ष की स्थापन होने के पहले ही बाबा साहब का निधन हुआ। बाबा साहब का निधन हुआ। बाबा साहब का निधन हुआ। अभी निधन हुआ कि मारा गया, इस पर भी चर्चा करने वाली बात है। अनुयायी कार्यकर्ता ने पक्ष की स्थापन करने की योजना की। पक्ष स्थापन करने वाले 1 अक्टूबर 1957 को नागपुर में अध्यक्षीय मंडल में बैठक में एन शिवराज, यशवंत आम्बेडकर, पीटी बोराडे, एजी पवार, दत्ता कट्टी, दाता रूपवते ये हाजिर थे। और फिर रूपवते कांग्रेस में गया, कई लोग कांग्रेस में गए और इन्होंने कुर्सी के लिए समाज को बेच डाले, समाज को बेच डाले, समाज को भिखारी बना दिए। तीसरे दिन में 3 अक्टूबर 1957 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो स्थापन करने वाले हैंडीक्राफ्ट, उस जमाने के लोग, एजी पवार, दत्ता कटी, दाता रूपवते, बोराडे, शिवराज, यशवंत आम्बेडकर, जो कभी जिंदगी में वार्ड मेंबर करके चुन के नहीं आए, इन लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया किया, स्थापन किया। एन शिवराज इन्होंने पक्ष की अध्यक्ष करके चुनी गई और 57 में दूसरा लोकसभा में पक्ष में
9 लोग सदस्य चुन के आए। बाबा साहब के मिले हुए सर्वाधिक यश था और बाद में लोग बाबा साहब की जयंती पर डांस करने लगे। आधे बाबा साहब के लोग जयंती पर गाने बोलने लगे और बड़े गाने के साथ में डांस करते वक्त बाबा साहब के नाम में पुतले बनाने लगे। बाबा साहब के पुतले में राजकारण है, गुंडों का राजकारण है। एक पुतला 100 हार डालने वाले लोग और वे बेचारे लोग। दोस्तों, इसलिए डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर ने खुद के इन पुतलों का राजकारण छोड़ते हुए खुद के भंडारे में डॉक्टर बाबा साहब, जहां बाबा साहब को हराया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर ने खुद का कॉलेज निर्माण किया। उत्तर नागपुर जाकी जनता ने दम मत लिया, वहां भी कॉलेज निर्माण किया, ये बात इतिहास में गिनी जाएंगी दोस्तों। और फिर हमारे लोग डांस करते, हमारे लोग बड़े डांस करने में माहिर है, बहुत माहिर है। और इसलिए मैं भीम का दीवाना हूं, दुनिया में सबसे बड़ा स्टैचू फादर हाउस में डॉक्टर फुलेकर ने बनाया। कुदरती हवाओं का कोई भी दाम नहीं होता, कुदरती हवाओं का कोई भी दाम नहीं होता। अगर दिल में नहीं है तो काम नहीं होता। फकत मतलब के खातिर जो भीम का नाम लेते हैं, अरे जहां में उन कमीनों का कभी नाम नहीं होता। मराठवाड्याकडं मन ही कुणाचं वळालं नसतं, मराठवाड्याकडं मन ही कुणाचं वळालं नसतं. कधीच त्या सरकाराला कळालं नसतं. लेकरू भीमाचं जर का जळालं नसतं, नाग विद्यापीठाला बाबांचं कधीच मिळालं नसतं. इश्क के जहां में लोग होते हैं, हमारी लोगों ने दीवानगी ना पहचानी. हम तो आशिक हैं, भीम जी पे मरते हैं, नाम पर उनके देंगे कुर्बानी. मुझे दुनिया कहे पागल, उन्हें दुनिया कहे पागल, मुझे दुनिया कहे पागल. मैं भीम का दीवाना हूँ, भीम का दीवाना हूँ. नहीं मुझको फिकर कोई जाए जिधर, नहीं मुझको फिकर कोई जाए जिधर, साथ मेरे है भीम जी का बल, भीम जी का बल. मैं भीम का दीवाना हूँ, मैं भीम का दीवाना हूँ. मैंने जीवन किया अर्पण भीम जी के चरणों में. मुझे किसी की नहीं परवाह, कोई जाए महलों में. कुटिया मेरी भली है साथियों, यही मेरा है करुणा कमल, यही मेरा है करुणा कमल. मैं भीम का
के पहले की। इस देश के नहरों पे अंग्रेज गोरे धैले की। सागर के उस पार जिन्होंने साल 150 राज किया, कुचल तो डाले सुपुत मगर महाभारत को बर्बाद किया। उसी वक्त गांधी नेहरू कांग्रेस के जो लीडर थे, तिलक केसरी नाना पत्री सुभाष बाबू लीडर थे। स्वतंत्रता के लिए सभी ने असमें कस्में खाई थी और शिरीष जैसे बालक ने तो जान भी अपनी खोई थी। सबका नारा स्वतंत्रता का, सबको आजादी प्यारी थी। स्वतंत्रता के सभी मरीज थे और स्वतंत्रता की बीमारी थी। इस देश के इनकलाबी बेहिसाब बेलगाम थे और हम दलित इस देश में गुलामों के भी गुलाम थे। तो उसी गुलामी की जंजीर तोड़ने एक शोला भड़का था। वही तो ये भीम राम जी अंबेडकर का लड़का था। हुए लीडर आज घर घर, ये जमाना मतलबी है। तेरी राहत मेरी चाहत दुनिया में अजनबी है। तो पाया है भीम से ये गौतम, ना छोड़ूंगा मैं आंचल, ना छोड़ूंगा मैं आंचल। मैं भीम का दीवाना हूँ, मैं भीम का दीवाना हूँ। नहीं मुझको फिकर कोई जाए किधर, मुझको फिकर कोई जाए किधर, नहीं मुझको फिकर कोई जाए किधर। साथ मेरे है भीम जी का बल, भीम जी का बल। मैं भीम का दीवाना हूँ, मैं भीम का दीवाना शिकून झाली घराकडी, शिकून झाली घराकडी. भीमाची लेक मी लाखात एक